कैसा हो मऊगंज शो के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे आज के स्पॉन्सर हैं Amazon.com। साथ ही साथ हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट विपिन मिश्रा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला सह संयोजक हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष, युवा नेता और एक प्रखर प्रवक्ता भी माने जाते हैं। तो आइए आज इनसे करते हैं कैसा हो मऊगंज पर खास चर्चा मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। नमस्कार साथियों, कैसा हो मऊगंज में इस बार हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जो दो बार उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं विपिन मिश्रा जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसा देखना चाहते हैं मऊगंज को? कैसा हो वर्तमान की स्थिति आप देख रहे हैं, इससे संतुष्ट हैं? कुछ इससे बेहतर आप देखना चाहते हैं मऊगंज? देखिए, मऊगंज की सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जिस तरह का मऊगंज है वह मऊगंज और बेहतर हो, सुरक्षित हो, स्वच्छ हो, अपराध और नशा मुक्त हो, इस तरह हम मऊगंज को देखना चाहते हैं। मैं सबसे पहले मऊगंज की सुंदरता पर बात करूँगा, सौंदर्यीकरण। क्योंकि रीवा जिले में लगभग कई तहसीलें हैं जिनका सौंदर्यीकरण हो चुका, मऊगंज अछूता है। किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे इसमें? नहीं, अब अछूता तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी पेपरों के माध्यम से हम लोगों को और आपको भी जानकारी हुई कि मऊगंज के सौंदर्यीकरण ग्राउंड जीरो पर अछूता मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ग्राउंड जीरो पर कुछ समस्याएं हैं और निश्चित तौर पर इन समस्याओं को हल होना चाहिए था। किस कारणवश नहीं हो सकी, क्यों नहीं हो सकी, इसकी जवाबदारी तो पूर्ववर्ती लोगों को ही होगी, जिन्होंने सरकार और सत्ता का यहाँ पर उपयोग किया है, और उन्हीं की जवाबदेही और जवाबदारी है। पूर्व में वर्तमान में क्या कहेंगे? वर्तमान का फेलियर नहीं समझते आप इसे? क्या नहीं, वर्तमान का कोई कार्य आप बताएंगे जो सुंदरता के लिए? वर्तमान में हमारी सरकार ने मऊगंज को सौंदर्यीकरण करने के लिए 19 करोड़ रुपए दिया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की द्वारा एक संकल्प है कि कोई भी नगर या कोई भी कस्बा सौंदर्य और विकास के दृष्टि से पीछे न रहे। इसी तारतम्य में 19 करोड़ रुपए मऊगंज को मिले हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मऊगंज की दिशा और दशा दोनों बदली हुई आपको नजर आएगी। एक ये लगभग आप ही बस का ओपिनियन नहीं है, कई लोगों द्वारा ये जानकारी देने का मतलब मिला है, लेकिन धरातल पर कुछ अभी तक दिखा नहीं। कुछ भी एक बड़ा कार्य बताएंगे मऊगंज के लिए? देखिए, बड़ा कार्य होना है, जल्द ही होगा। पैसा सेंक्शन हुआ है, उसके लिए टेंडर होगा, कोटेशन होगा, उसके बाद ठेकेदार, टेंडर कोटेशन के बाद ठेकेदार नियुक्त होंगे और वो काम करेंगे। धरातल पर तो निश्चित तौर पर मऊगंज सुंदर दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य दो अहम मुद्दे हैं, दोनों पर आप मऊगंज को कहाँ खड़ा देखते, कहाँ पाते हैं मऊगंज को अन्य जिलों की तहसीलों की अपेक्षा? देखिए, अन्य तहसीलों की अपेक्षा मऊगंज की स्थिति बेहतर है, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ मैं उससे, और न स्थिति इतनी सम्मानजनक है कि मैं ये कह सकूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में मऊगंज अव्वल है। मऊगंज आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य में फिसड्डी ही है, इसे कहने मुझे गुरेज नहीं है। शिक्षा का स्तर मऊगंज का जिस स्तर का होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तहसील है और बहुत पुरानी तहसील है, बड़े योग्य और विद्वान लोग यहाँ से निकले हैं, तो शिक्षा का स्तर उतना अच्छा तो नहीं है, और स्वास्थ्य की हालत तो और भी ख़राब है। जैसा कि कई बार पेपरों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं करते, वो क्लिनिक पे प्राइवेट बैठे रहते हैं, तो उतना अच्छा नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लगभग मऊगंज का कोई भी नागरिक जो जिसे मऊगंज से प्यार होगा, स्नेह होगा, वो इस स्थिति से संतुष्ट नहीं होगा। जी। स्वास्थ्य पर एक बात और कहना चाहिए, जैसे अपना सिविल हॉस्पिटल नवीन भवन का निर्माण चल रहा है, उसका काम लगभग 1 साल पहले रुका था, फिर पहल की गई, चालू हुआ, लेकिन अभी तक उसकी सौगात मिली नहीं है। तो इसमें किसका फेलियर आप समझेंगे? निश्चित तौर पर इसमें ठेकेदार की जिम्मेदारी और जवाबदेही होनी चाहिए। ठेकेदार को जब टेंडर हुआ होगा और जब उन्होंने यह काम लिया होगा, तो उनको एक टाइम बाउंड मिला होगा कि इस अवधि में आपको बनाना है। उन्होंने नहीं बनाया तो ये ठेकेदार की लापरवाही है, और इसमें लापरवाही मैं प्रशासन की भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी रहे होंगे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे अन्य सिविल अधिकारी रहे हों, उन्होंने भी लापरवाही की होगी, इसीलिए तो काम समय पर पूरा नहीं हुआ। निश्चित तौर पर उनका फेलियर है, निश्चित तौर पर फेलियर है उनका। और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी निगरानी करें, उस पर पहल करें। इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि
जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मुझे मालूम है तो माननीय विधायक जी ने कई बार इसके लिए यहाँ अपने अधिकारियों से बात भी की है और अभी पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक अल्टीमेटम के रूप में एक सांकेतिक धरना भी दिया था और अधिकारियों को आगाह भी किया था, चेतावनी भी दी थी कि आप कार्य जल्द से जल्द पूरा करें और मऊगंज को सिविल अस्पताल की सौगात दें। तो ये मेरी जानकारी में तो जनप्रतिनिधियों के फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि विधायक जी जागरूक हैं और विधायक जी ने इसके लिए प्रशासन से भी बात की है और सांकेतिक धरना भी दिया था और कर्मचारियों को आगाह भी किया था। एक शिक्षा से ही जुड़ा सवाल आपसे मैं रखूँगा। मऊगंज के जो भी प्रतिष्ठित विद्यालय है, उत्कृष्ट विद्यालय हुआ, यहाँ तक कि आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के पहले से 1932 से संचालित है आदर्श विद्यालय बरहाटा रोड में, जी बिल्कुल, अतिक्रमण की चपेट में। मऊगंज का सिविल अस्पताल अतिक्रमण की चपेट में, जनपद कार्यालय अतिक्रमण की चपेट में, तहसील परिसर अतिक्रमण की चपेट में। किसका फेलियर? मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। कोई भी मऊगंज में ऐसी सरकारी बिल्डिंग या सरकारी ज़मीन नहीं है जहाँ अतिक्रमण ना हुआ हो। इसकी जवाबदारी हम सब की है, ये किसी का फेलियर नहीं है, हम सब का फेलियर है। जब अतिक्रमण हो रहा था तो हमारे आपके बीच के ही लोग अतिक्रमण कर रहे थे और हम लोगों ने मौन धारण करके उनको अतिक्रमण करने दिया। जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है, चाहे वो बरहाटा मोड़ की स्कूल का मामला हो, चाहे हायर सेकेंडरी का मामला हो, कॉलेज का मामला हो, जनपद का मामला हो, न्यायालय का मामला हो, इसमें से ज़्यादातर हमारे आपके बीच के लोग हैं। हमारी आपकी जवाबदारी है, हमने उन्हें क्यों नहीं रोका? हमने तो उन्हें करने दिया अतिक्रमण, और जब वो अतिक्रमण कर चुके, अतिक्रमण करने के बाद उनका व्यवसाय वहाँ शुरू हो गया, तो निश्चित तौर पर हमारी फेलियर के साथ ये प्रशासन की भी फेलियर है। और प्रशासन भी हम ही आपसे मिलकर बना हुआ है। हम आप जब अतिक्रमण को तोड़ने नहीं देंगे तो प्रशासन बेचारा क्या करेगा? इसके पहले मुझे याद है कि पूर्व विधायक जी ने अतिक्रमण जब तोड़ने के लिए हमारा प्रशासन गया था तो उन्होंने एक हंगामा किया था और प्रशासन को अल्टीमेटम देकर सड़कों पर आ गए थे कि नहीं, आप अतिक्रमण नहीं हटा सकते। तो ये सबका फेलियर है, हमारा भी फेलियर है, प्रशासन का भी फेलियर है और जनप्रतिनिधियों का भी फेलियर है। जैसे हमने अभी पूर्व विधायक की बात की, तो क्या इस तरह की राजनीति विकास में करना किसी भी दल का हो, मैं पूर्व विधायक, उससे पहले विधायक और वर्तमान विधायक, सबको क्या इसको जायज़ है? जनता इसको मतलब पॉजिटिव लेती है कि नेगेटिव लेती है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट करती है, चाहे वो वर्तमान विधायक जी को वोट मिला हो इसके पहले और चाहे पूर्व विधायक जी को मिला हो। जनता को जब लगता है कि इस सरकार से, इस पार्टी से, इस विधायक के जीतने से मऊगंज का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, उसे वो वोट करती है। मैं ये बिल्कुल जायज़ नहीं मानता हूँ कि विकास के मुद्दे पर राजनीति हो, चाहे वो अतिक्रमण हटाने का मुद्दा हो, चाहे मऊगंज के सौंदर्यीकरण का मुद्दा हो, और चाहे विकास के कोई भी नए आयाम स्थापित करने का मामला हो। इस पर सभी पार्टियों को, पक्ष को और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मऊगंज सुंदर होगा तो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि मऊगंज सुंदर होगा तो केवल भाजपा वाले इसका उपयोग करेंगे। मऊगंज सुंदर होगा तो भाजपा भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, बहुजन भी करेगी, आप भी करेगी, समाजवादी भी करेगी। सभी विचारधारा के मानने वाले लोग मऊगंज निवास करते हैं। और जब मऊगंज सुंदर होगा, मऊगंज सुरक्षित होगा, मऊगंज स्वच्छ होगा, अपराध मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, तो ये सबके लिए अच्छी बात होगी। ये केवल एक दल के लिए अच्छी बात नहीं होगी। यातायात व्यवस्था पे आएंगे और आप निकलते हैं तो कैसा फील महसूस होता है आपको जब इस व्यवस्था से निकलते हैं? देखिए, एक ये गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर मैंने मऊगंज थाना प्रभारी से बात भी की थी। मैंने कहा था उनसे कि इसके पहले हमारे जो थाना प्रभारी थे उन्होंने मऊगंज की यातायात व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त कर दिया था। हम लोग यहाँ से देखते थे तो लगभग आपके मस्जिद तक की दुकानें दिखती थी, इतना साफ सुथरा और क्लियर हो गया था। लेकिन फिर उसी ढर्रे पर मऊगंज लौट रहा है, फिर लोग रोडों पर अपनी दुकानें लगा रहे हैं, जाम हो रहा है, सड़कें भी रोडों पर खड़ी हैं, बसें भी रोड पर खड़ी हैं, ऑटो, टैक्सी, टेम्पो ये सब रोड पर खड़े हैं, ठेला वाले भी खड़े हुए हैं। तो ये तो एक गंभीर समस्या है और इसका निदान होना अत्यंत आवश्यक है। और अभी मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही देख रहा था कि हमारे नवागत एसडीओपी साहब ने मऊगंज में बस स्टैंड में लोगों से बातचीत की है, उन्हें समझाइश दी है कि आप लोग अतिक्रमण रोड पर न करें, रोड को
खाली रखें और आवाजाही में लोगों को कठिनाई ना हो। जिस दिन वो मतलब यहाँ का अपना पैदल मार्च कर रहे थे, बस स्टैंड में समझाइश दी, ठीक 2 दिन से लगातार देख रहे हैं कि मतलब थाने के सामने एक चेकिंग पॉइंट बनाया जाता है, वसूली की जाती सूद। लेकिन ग्राउंड जीरो पे हालात जैसे थे वैसे ही आज पे है। इस पर आप उनको अपने जो एसडीओपी है और नवागत एडिशनल एसपी हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय एसडीओपी साहब और आदरणीय एडिशनल एसपी साहब को यही कहना चाहता हूं कि धरातल पर उतर कर काम करना होगा। चेकिंग लगा देने से जाम से मुक्ति नहीं मिलेगी और जाम हटेगा नहीं मऊगंज का। उसके लिए पुलिस को या जो भी कड़े कदम उठाने पड़े, कड़े कदम का मतलब ये नहीं है कि हमें मारपीट पर उतारू होना पड़े, हमें वैधानिक और कानूनी कार्रवाई जो भी करनी पड़े, चाहे वो चालानी कार्रवाई हो, चाहे वो जब्ती की कार्रवाई हो, ये करना चाहिए। और अगर प्रशासन चालेगा तो आपने देखा है कि इसके पहले मऊगंज अतिक्रमण मुक्त था, मऊगंज की रोडें साफ सुथरी थी और स्वच्छ थी, जाम मुक्त थी। तो प्रशासन चालेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। आदरणीय एसडीओपी साहब और सम्मानीय एडिशनल एसपी साहब अगर चाह लेंगे, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह भी करता हूं कि आप फील्ड पर आइए और लोगों को समझाइश तो आपने दे दी है। अब जो कानून का जो डंडा है वो कानून का डंडा चले। कानून का डंडा चलने का मतलब ये है कि जो समझाइश के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं, जो रोड को जाम कर रहे हैं, उन्हें कानूनी रूप से ऐसा उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो अतिक्रमण न करें, रोड पर रोड साफ सुथरी रहे। मैं पुलिस प्रशासन पर ही एक और सवाल जो मऊगंज में चिंता का विषय है, नशा, खासकर मेडिकल नशा कोरेक्स युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। आप किसी भी शासकीय कार्यालय में जाकर देख सकते हैं ग्राउंड में, आपके यहाँ तक कि आप एडवोकेट हैं और तहसील परिसर में मैंने कई बार कवर किया, हजारों। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं। इसमें क्या किसका फेलियर है? मऊगंज पुलिस का फेलियर इसमें? निश्चित तौर पर अगर समाज में कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे समाज प्रदूषित होता है, समाज का वातावरण दूषित होता है, तो कानून व्यवस्था तो पुलिस की जवाबदारी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये पुलिस का फेल्योर नहीं है। छोटी सी छोटी भी बात होती है तो आदमी दौड़ के पुलिस थाने में ही जाता है, ये बड़ी बात है। मैं खुद चिंतित हूँ। मैंने कई बार युवाओं से आग्रह भी किया है कि आप मेडिकल नशा जो है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ भी फेल्योर है, हमारे घर में भी लोग मेडिकल नशा करते हैं। तो हम अपने लड़कों पर, अपने परिवार के लोगों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें तो पहले अपने घर से जागरूकता करनी चाहिए, शुरू वहीं से करना चाहिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या करेंगे जो अपने क्षेत्र के युवा हैं और उनसे और उनके परिजनों से, उनके पेरेंट्स से अपनी तरफ से क्या अपील करेंगे, कैसे सुधार और व्यवस्था बनाई जाए इसके खिलाफ? देखिए, मेडिकल नशा करने से जिस परिवार का लड़का या जिस परिवार का युवा नशा करता है वो परिवार बर्बाद हो जाता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से। लेकिन जो ये नशा फैलाते हैं समाज में, जो नशा बांट रहे हैं समाज में, वो फल फूल रहे हैं, वो संपन्न हो रहे हैं। हमारे आपके घर के लड़के चोरी करके पैसा लाते हैं, नशा करते हैं और उनको देते हैं पैसा, उस पैसे से वो करोड़पति बन रहे हैं। कई मऊगंज में ऐसी उदाहरण हैं कि लोग छोटे मोटे व्यापारी थे लेकिन नशा का उन्होंने व्यापार शुरू किया तो आज वो उद्योगपति की गिनती हो रही है, उनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं। तो ये हमारे और आपके परिवार में कहीं न कहीं कमी है कि हम अपने युवाओं को, हम अपने परिवार के लड़कों को सुधार नहीं पा रहे हैं, वो मेडिकल नशा की ओर जा रहे हैं। तो मेडिकल नशा तो मैंने बताया आपको कि तीनों चीज़ बर्बाद करता है, धन, घर और शरीर, तीनों चीज़। तो युवाओं से मेरा यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से और उनके परिवारजनों से भी यही आग्रह है कि आप अपने लड़कों को ऐसी समझाइश दें और जहाँ तक ज़रूरी हो सके तो आप उनके साथ बैठकर बात करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं एक कठोर कदम उठाने की भी बात करता हूँ और चाहता हूँ कि परिवार के लोग उठाएं कि आप उस लड़के के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें, चाहे वो कानूनी कार्रवाई करवाने का मामला हो या पुलिस को देने का मामला हो, आप पुलिस को बताइए। और मुझे तो अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने लड़के को सुधारने के लिए खुद एक्टिव होंगे और पुलिस तक उसकी बात पहुंचाएंगे कि साहब ये हमारी बात नहीं मानता है, ये नशा कर रहा है, इसके पर आप कोई कार्रवाई करिए, तो वो तो नशा उसका बंद ही होगा। जहाँ से वो नशा ले रहा है, जहाँ से वो नशे की सामग्री ला रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करेगी, कहाँ से लाते हो वो बताएगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
तो नशा तो समाज के लिए एक कलंक है। कलंक। बिल्कुल। आप पेशे से भी एडवोकेट हैं जी। और तो मैं थोड़ा आपके संबंधित विभाग में जाना चाहूँगा। मऊगंज में राजस्व विभाग की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? कई लोगों द्वारा बताया गया कि वहाँ पर पहले आओ और पहले पाओ की व्यवस्था चलती है, सत्यता क्या है? कुछ ऐसा है जो वर्तमान में चल रहा है? निश्चित तौर पर सत्यता है इस पे तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आपको और हमको जानकारी होती है कि आज ये पटवारी ट्रैप हुआ, कल वो नायब तहसीलदार ट्रैप हुआ, परसों ये पुलिस आरक्षक ट्रैप हुआ। तो उसके बाद भी लोगों में सुधार नहीं आ रहा है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं भाई। रोज रोज कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके बाद भी लोगों में सुधार नहीं हो रहा है। तो ये तो समाज के लिए एक कलंक है, मैं इसे जायज़ नहीं मानता। आप विधिक कार्रवाई करिए ना, विधि सम्मत जो हो आप वो कार्रवाई करिए, लेकिन यहाँ तो पैसे का लेन देन होता है। आप पैसा दो, आपके पक्ष में फैसला, हम पैसा दें, हमारे पक्ष में फैसला। पूरा सिस्टम ही खराब है। मैं ये नहीं कहता हमारे मऊगंज सिस्टम खराब है, पूरे देश का ही सिस्टम खराब है। इस तरह का भ्रष्टाचार जो है वो दीमक है, वो समाज के साथ मऊगंज कहाँ खड़ा, किस रैंक में है मऊगंज? मऊगंज को आप कितना नंबर देंगे? भ्रष्टाचार में मैं ये नहीं कह सकता कि मऊगंज अछूता है। मऊगंज में भ्रष्टाचार है। न्यायालय में तो मैं नहीं कहता कि हमारा न्यायालय तो भ्रष्टाचार से अछूता है, लेकिन तहसील परिसर तो भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। तहसील में तो भ्रष्टाचार है, निश्चित तौर पर है। भ्रष्ट अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं। मैं ताजुब करता हूँ कि कैसे अधिकारियों के सामने इस तरह की कार्रवाई होती है, वो आंख कैसे बंद किए रहते हैं, कैसे वो अपने कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगाते। और पक्षकार भी ऐसे हैं कि पैसा दे के तुरंत काम कराना चाहते हैं, गलत काम कराना चाहते हैं। पक्षकार भी गलत है। हमने देखा है कई पक्षकार ऐसे हैं कि पैसे के दम पर गलत काम कराना चाहते हैं। हम तो पहले अपने आप में सुधारना है कि हम पैसा देकर गलत काम नहीं कराएंगे, हम सही काम कराएंगे। जो गलत काम है वो ना हो। अगर गलत सही काम है तो सही काम के लिए पैसा ना दें, और पैसा नहीं देने पर कार्रवाई नहीं हो रही है और पैसे की डिमांड हो रही है, तो निश्चित तौर पर लोकायुक्त तो बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से लोगों से यह आग्रह करता हूं कि कोई भी कर्मचारी अगर आपसे रिश्वत मांगता है, जो उसका वैधानिक अधिकार नहीं है रिश्वत मांगना, सरकार उससे पेमेंट देती है और पर्याप्त पेमेंट देती है, फिर भी वो रिश्वत के कारण आपका काम रोक रहा है, तो आप लोकायुक्त में जाइए और शिकायत करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। एक बहुप्रतीक्षित मुद्दा जिला मऊगंज को लेकर लगभग 20 साल से 3-4 पंचवर्षीय से क्षेत्र की जनता ने जिला मऊगंज को लेकर बहुत उत्साहित थी और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों द्वारा बताया जा रहा है खटकली की सभा में घोषणा भी किए थे कि हमें मऊगंज से भारतीय जनता पार्टी का विधायक दीजिए, मैं मऊगंज को जिला बनाऊंगा। अभी तक उसकी सौगात नहीं मिली। जिला मऊगंज बनना चाहिए, संयोग है। मऊगंज जिला को लेकर कई डिबेट हुआ, कई हमारे पत्रकार बंधुओं ने हमसे भी चर्चाएं की, हमने भी कई डिबेटों में भाग लिया। और आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया कि खटकली की सभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उस सौभाग्य से उस सभा में मैं भी था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा था, उस समय चुनाव का टाइम था और चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी, तो मॉडल कंडक्ट कोड में तो कोई भी घोषणाएं हो नहीं सकती। तो उन्होंने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी और आपने हमारा विधायक यहाँ से जिताया, तो आपकी मांग जो जिले की है मैं उससे पूरा करूँगा। यह दुर्भाग्य है कि हमारा विधायक तो यहाँ से जीता, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। 1.5 साल तक हम सरकार में नहीं थे। 1.5 साल बाद जब हम सरकार में वापस आए, तो आपने देखा कि एक विश्व महामारी आई, विश्वव्यापी महामारी थी। इतना बड़ा पेंडेमिक तो मेरी जानकारी में, मैं पूछता हूँ लोगों से, किसी की भी जानकारी में इतनी बड़ी महामारी नहीं आई। आपने देखा जनजीवन ठप था, साल भर जनजीवन ठप था। लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान बचाएं पहले। कोई भी विकास कार्य सब ठप थे, कोई भी विकास कार्य हुए नहीं। अब जिंदगी पटरी पर आ रही है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, हमारी सरकार भी है, हमारा विधायक भी है, मऊगंज जिला बनेगा, अवश्य बनेगा। और टाइम लाइन नहीं पूछेगा नहीं, टाइम लाइन आप सिरे से ही नकार दिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। नहीं, उन्होंने कहा था, मैं नकार नहीं, उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनेगी और मेरा विधायक।
हमारा विधायक तो बना, हमने कहा कि विधायक तो जनता ने हमें दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया, 10,000 से ज्यादा वोटों से हम विधायक बना। मान लीजिए विधायक जी ने, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन सरकार की बात कही थी, हमारी सरकार नहीं बनी थी उस वक्त, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब तो है, अब सरकार है, तो मैं कहता रहा हूँ कि सरकार है तो निश्चित तौर पर हम जिला बनाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। जरूरत है हम जिला बने, तो बने क्यों? सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर, क्योंकि क्यों बनना चाहिए, जरूरत के साथ बताइए, क्योंकि जरूरत यही है। देखिए, मऊगंज की तहसील जो है, मेरी जानकारी में ये रीवा जिला की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी तहसील है जी। जिला की मांग तो कई वर्षों से, आपने खुद बताया 20 वर्षों से है। जिला बनने लायक मऊगंज है, जिला बनना चाहिए। पुरानी तहसील है, बड़ी तहसील है, क्षेत्रफल भी बड़ा है, जनसंख्या भी बड़ी है, और रीवा से जो हमारा मऊगंज विधानसभा का सबसे आखिरी गांव है जड़कुड़, उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। तो ये दूरी बहुत बड़ी दूरी है। यहाँ के हमारे पिपराही के अधवांचल के लोगों को अगर कार्यवाही के लिए जिला जाना पड़ता है रीवा, तो उनका एक दिन पूरा बर्बाद होता है। वो एक दिन पूरा उनका सफ़र में और आने जाने में ख़त्म हो जाता है। अगर मऊगंज जिला बन जाएगा तो उनको रीवा की दूरी कम हो जाएगी। हमारे एसपी कलेक्टर यहीं बैठेंगे, सारे विभाग यहाँ होंगे, तो हमारे आदिवासियों को 150 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर ही आना पड़ेगा। तो 100 किलोमीटर बचेगा, तो उनका धन भी बचेगा, उनका समय भी बचेगा, और उनका काम भी सरलता से हो जाएगा। तो जिला इसलिए बनना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को आप क्या अपील करेंगे जिला मऊगंज को लेकर? एक लाइन के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक लाइन कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। है समय नदी की धार, अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा बलवान, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय पे चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ लोग शिवराज सिंह चौहान से होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यहाँ के विकास पुरुष हैं और मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री हैं, जनता के नेता हैं, जननेता हैं। जनता उन्हें अपना नेता के साथ साथ अपना भाई मानती है, और उनको उनके क्षेत्र में पाँव वाले भैया कहा भी जाता है। मामा भी हैं वो, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मऊगंज को जिला बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ हमारी मऊगंज की जनता से कि आश्वस्त हैं हम लोग कि मऊगंज जिला बनेगा, और निश्चित तौर पर ही मऊगंज जिला बनेगा। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में ही जिला बनेगा। बस वो समय की जो बात है, मैं समय की बात नहीं कह सकता, क्योंकि जिला बनाने के लिए बहुत सारी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। उन सब की आर्थिक जो ज़रूरतें हैं उनको सबको पूरा करने के बाद, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मऊगंज को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिला बनाएंगे, और मऊगंज की जनता को सौगात देंगे। मऊगंज की जनता को जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा करेंगे माननीय शिवराज सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस नेक कार्य को लेकर मऊगंज में या डिबेट या मुद्दा लोगों तक ले जा रहे हैं, वह मुद्दा आपका सफल हो, और मऊगंज की जो भी आशा अपेक्षा आपने कर रखी है, हमने कर रखी है, वो पूरी हो। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।